नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल्स। लास्ट के 2 सेशन में वी हैव कवर्ड की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे। फिर हमने कल के सेशन में देखा था कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किस तरीके से हुआ था। तो बेटा अभी हम लोगों को बेसिकली एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में से पता चल चुका है। ठीक है, हालांकि अभी की जो थियोरी आएगी ऐसा नहीं कि उसके बाद ही डिस्कवर हुई थी, वो उसके बीच ऑफ द ईयर्स में हो गई थी। तो अभी अगर हमें ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चल चुका है, तो दूसरा भी हमारे दिमाग में जो पॉइंट आएगा कि अब इनका अरेंजमेंट कैसा होगा। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ होगा, न्यूट्रॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एटम के अंदर कहाँ कहाँ पे अरेंजमेंट होगा। इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, लिथियम, सोडियम, क्या सब में सेम अरेंजमेंट होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, क्या ऐसा प्रॉपर्टी रहेगा जिसकी वजह से एलिमेंट्स में हमें चेंजेस नज़र आते हैं। ठीक है, गोल्ड जो है वो शाइन करता है तो कॉपर का एक अलग फिनोमेना होता है, तो आयरन का एक अलग फिनोमेना होता है। ठीक है, सोडियम जो होता है वो मेटल होता है, बट वो काफ़ी लाइटेस्ट मेटल होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी हम लोग बचपन से करते आए थे 8, 9, 10 ग्रेड में, तो ये प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी डिफ्रेंशिएट करने के लिए और उसके हम सोचने के लिए हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है, मतलब कि एटम का मॉडल होगा कैसे। अब देखो बेटा, सीधी सी बात है, ऐसे तो है नहीं कि साइंटिस्ट उठ के आ गए, उन्होंने बोल दिया और सब सही हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ट्राई एंड एरर मेथड होते हैं। ठीक है, अपने अपने जो भी उन्होंने देखा होता है अपनी स्टडी के थ्रू एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। माइट बी की कंक्लूजन सही भी हो सकता है, माइट बी के नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि लाइक फर्स्ट नंबर साइंटिस्ट कौन थे, उन्होंने क्या बताया था, फिर दूसरे साइंटिस्ट कौन से आए, उन्होंने क्या बताया, और उसके हिसाब से फर्स्ट वाले साइंटिस्ट ने बताया वो गलत था, सही था, वो हम सब देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग एटॉमिक मॉडल्स को कवर करेंगे। मैं हूं आपके एजुकेटर सपना आडवाणी, आप देख रहे हैं सपना की पाठशाला। स्टार्ट करते हैं आज का पहला मॉडल, दैट इज थॉमसन्स मॉडल। अब यहाँ पर ठीक है, जो थॉमसन्स मॉडल है वो बहुत बेसिक मॉडल है। मार्कर ले लूँ। जैसे थॉमसन के मॉडल को हम लोग क्या क्या कहते हैं, पहले तो हम वो बात कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हम नॉर्मल नाम आएगा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ओके, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ओके, और इसको रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ नाम से ये काफ़ी फेमस है ये मॉडल। अब ये मॉडल जो है ये थॉमसन जी ने बताया था इन 1904। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी थी तो समथिंग 1897 की कुछ बात थी। ठीक है, 1897 में इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर किए गए थे बाय द थॉमसन। ठीक है, थॉमसन जी ने उसको डिस्कवर किया था। तो बेसिकली अब उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपने मेरे हाथ में मार्कर, आपके हाथ में पेन होगा, जो भी चीज़ें हैं हमें इनको छू के कभी करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसके अंदर जो भी एटम रहेगा उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, वो भी डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, तो प्रोटॉन होगा, तो ये अरेंजमेंट किस तरीके से होगा जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ को छूते तो हमें करंट नहीं लगता। दैट मीन्स कि दे आर न्यूट्रल। ठीक है, द एटम्स आर न्यूट्रल। तो उस हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जो हमारा एटम होगा, जो उनकी थियोरी थी वो इस तरीके से थी कि जो एटम होगा वो एटम स्फेरिकल शेप का होगा, एक उनका अजम्पशन था ये, और कंप्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, कुछ मतलब कहीं खाली जगह नहीं है, और इनके अंदर आपको एटम्स जो हैं, ठीक है, वो ऐसे एम्बेडेड मतलब कि अंदर की तरफ ढसे हुए मिलेंगे, मतलब फिक्स्ड। ठीक है, अंदर की तरफ होंगे इस तरीके से। ओके, तो ये जो पूरा स्फेरिकल है, जैसे कि ये हो गया, अब आप एटम इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो बाकी वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट पोर्शन। ठीक है, ये कंप्लीट पोर्शन समझ आ रहा है ना। ठीक है, ये वाला पोर्शन को उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, मतलब कि पूरा स्फीयर जो है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होगा। दैट मीन्स कि प्रोटॉन जो है वो पूरे स्प्रेड होंगे, और ये जो माइनस चार्ज है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड।
ठीक है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड हैं। ओके, तो इसके लिए, इसको समझने के लिए उन्होंने हमें एग्जांपल दिया कि आप ना वाटरमेलन सोचो, खाया हुआ है सब लोगों ने, ठीक है। तो वाटरमेलन जो होता है वो क्या होता है बेटा, कि जब हम उसको काटते हैं तो क्या होता है, अंदर वो रेड कलर का पूरा फ्लैशी मटेरियल होता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जो रेड कलर का फ्लैशी मटेरियल है उसको उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, काले 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 सीड्स होते हैं, उसको उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स। तो कहा कि आप वाटरमेलन के एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि एटम जो होगा वो इस तरीके से होगा, जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स का इतना सफिशिएंट अमाउंट तो होगा ही जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाए। ओके, तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतने एम्बेडेड तो होंगे और इतने सफिशिएंट अमाउंट में तो होंगे जिसकी वजह से जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाए, एंड हमारा जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उनका जो कंक्लूजन स्टेटमेंट था वो ये था दैट एन एटम इज न्यूट्रल because of same amount of proton and electron present in atomic spectrum, sorry not spectrum, sphere, okay, in atomic sphere। ये उनके बोलने का मकसद था। अब यहाँ पर ये जो था वो बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई ना, ठीक है, उस दौरान उन्होंने ये पूरा अज्यूम किया। यहाँ पर जो ड्रॉबैक था थॉमसन जी का वो ये था कि वो प्रैक्टिकल या एविडेंस जो है वो नहीं दे पाए थे, ठीक है। और बेसिकली साइंस के अंदर आप जब प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं दे तो थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने ये पूरा थियोरेटिकल दिया था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं दिया था, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे उस टाइम के लोग, ठीक है। और दूसरा था कि एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, ठीक है। आपने ये तो कह दिया कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अमाउंट जो है वो सेम है, फाइन, बट स्टेबल कब तक स्टेबल रहेगा? क्या एटम की कोई एक्सपायरी डेट होती है? ठीक है, क्या एटम पूरा का पूरा डिकम्पोज हो सकता है? अगर एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं तो किसकी वजह से, ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका बिहेवियर अलग अलग होता है? बात समझ आई? ठीक है, इतने सारे क्वेरीज निकल गए और इन क्वेरीज का आंसर उस टाइम पे देना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि बहुत 1904 की बात है, ओके। और इसकी वजह से उस टाइम पे इसको रिजेक्ट तो नहीं किया गया, ठीक है, बट जब 1911 में रदरफोर्ड जी अपना, ठीक है, एटॉमिक मॉडल लेके आए थे तो बट ऑब्वियसली ये मॉडल को रिजेक्ट होना पड़ गया, ओके। अब वो रदरफोर्ड जी क्या लेके आए थे एटॉमिक मॉडल, वो हम देखने वाले हैं क्योंकि वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी सारी क्वेरीज उसी के बेसिस पे ही आती है। पर हाँ, कोई भी चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थॉमसन जी ने यहाँ पे भले हमें थियोरेटिकल फॉर्म दिया बट उनकी एक बात जो है ना वो सोचने वाली है, और वो ये है कि उस टाइम पे ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक ही जगह पे मतलब उस एटम के अंदर है और वो सेम अमाउंट में है जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है वो तो क्लियर है, ठीक है, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं कहीं से वो करंट नहीं आता है, दैट मीन्स द थिंग्स आर न्यूट्रल। तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो सही था बट स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। बट फिर भी ये वाला जो मॉडल है वो काफ़ी प्रचलित था, ठीक है। आज अगर मैं बोलूँ 1904 में ही बताया था और 1911 में रदरफोर्ड जी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो इतने साल तक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था क्योंकि इसको हराने के लिए कोई और आया नहीं था तब तक, और इसी पे ही, ठीक है, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो आइए देखते हैं रदरफोर्ड जी का क्या एक्सपेरिमेंट है। इसमें कुछ लिखने जैसा है नहीं, लिखना हो तो थोड़ा सा लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ। आइए बच्चों, अभी हम बात करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या तो फिर गीगर एंड मार्टसन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ओके। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो उनका नाम है गीगर एंड मार्टसन, ओके। बेसिकली इनका पूरा नाम है हेंस गीगर एंड
अर्नेस्ट मार्सडेन। ओके, तो ये उनका नाम है। ओके, अब ये क्या था, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1911 में। ओके, इन 1911, और इसके पहले वाला हमने देखा था वो 1904 में। तो बेसिकली अब ये एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो सेटअप किया था, पहले मैं वो बता देती हूँ आपको, तो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक उन्होंने बॉक्स लिया अच्छा खासा। ओके, यू कंप्लीट उन्होंने, ठीक है, एक बॉक्स ले लिया। इस तरीके से। अब यहाँ तो मैं अंदर वाला नहीं बना देती हूँ। ठीक है, अभी जो बॉक्स लिया था उन्होंने, ये बॉक्स था कौन सा बॉक्स, लेड बॉक्स। ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाला था। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ द हैवीएस्ट एलिमेंट, बहुत ज़्यादा भारी होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव, जो रेडिएशंस को पास करता है। तो ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, उसमें से जो लिया था वो था रेडियम। ओके, कौन सा लिया था, रेडियम। बहुत सारे होते हैं, यूरेनियम, पोलोनियम। ठीक है, उसमें से उन्होंने रेडियम लिया था। ओके, अब सबसे पहली बात कि इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों लिया, तो उनको चाहिए था अल्फ़ा स्कैटरिंग, मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको अल्फ़ा रेस की ज़रूरत थी। और अल्फ़ा रेस जो है वो इस तरीके से हैवी मेटल्स ही निकाल सकते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, उन्होंने अल्फ़ा की वजह से ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि उन्होंने ये लेड बॉक्स क्यों लिया अंदर रखने के लिए। तो बेसिकली देखो बेटा, अब समझो कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो ये हर जगह पे एनर्जी डालेगा। ठीक है, बस इसका काम है एमिट करना। एनर्जी इतनी भरपूर है ना, वो बाहर निकाल देता है, एमिट, रिलीज़ करता है। तो रिलीज़ करेगा तो क्या होगा, जैसे अपन बॉक्स लगा देंगे ना लेड का, तो क्या होगा, जो भी एनर्जी बॉक्स से टकराएंगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और एक चीज़ याद करना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ लेड को है। ठीक है, इसके लिए ही ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो लेड बॉक्स में ही रखे जाते हैं। ठीक है, और उसको तो क्या था ना, उसको तो थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल चाहिए था, और वो भी कैसे चाहिए, जो सीधा जाए। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से जो है ये जैसे पार्टिकल है तो वो सीधा जाना चाहिए। ठीक है, तो सीधा जाए वो, तो इसके लिए उसने क्या किया, इस तरीके से बॉक्स रख दिया और हल्का सा गैप रख दिया जहाँ से अल्फा पार्टिकल सीधा जो है वो निकल पाए। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलो, तो बेसिकली इस सेटअप के अंदर इतना तो पहले आपको ध्यान दे देना है कि क्या क्या लिया है। सोर्स क्या है अल्फा स्कैटरिंग का, तो सोर्स जो है वो रेडियम है, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल, इसके देखो छोटा सा स्पेस है। ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है वो निकल रहे हैं। अब एक तो नहीं निकलेंगे, काफ़ी सारे निकलेंगे, बट जो सीधे जाएंगे वही अपन को चाहिए। दैट्स वाई हमने बॉक्स इस तरीके से बनाया हुआ है। तो ये हो गया अल्फा रेस या अल्फा पार्टिकल रेस। ठीक है, अब यही क्यों लिया है, देखो बेसिकली अल्फा रे जो होता है ना, काफ़ी हैवी रे होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें ना, तो इसका जो वज़न होता है वो हीलियम के वज़न के बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं 4 यूनिट। पता है ना ये। ठीक है, तो इसके लिए कई बार हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से उसका वज़न होता है। ठीक है, इतना तो ये हैवी होता है। अब ये क्यों लिया था उसका मैं आपको रीज़न बताऊँ। क्या था ना कि थॉमसन जी ने क्या बोला, थॉमसन जी ने ये बोला कि है ना, हमारा जो एटम है वो पूरा भरपूर कंप्लीट है, फिल्ड है। ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से, पूरा फिल्ड है। तो जब फिल्ड होगा और ये इतना हैवी है, ठीक है, तो क्या होगा, जब जाएगा तो टकरा के वापस आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, बट थोड़ा सा अज्यूम करना सीखो। जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई मुझे खाली जगह नज़र नहीं आ रही, तो जब मैं यहाँ पे जाऊँगी तो टकरा के वापस आ जाऊँगी। ठीक है, यूँ टकरा के वापस आ गई। पर यहीं पे अगर दरवाज़ा होता तो मैं आगे चली जाऊँ। बात समझ आई। ठीक है, तो समझो कि ये पूरा का पूरा एटम है जो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो जब रेस जाएंगी, ठीक है, जब ये रेस गई तो टकरा के वापस आ जाएंगी। ओके ओके, तो ये हैवी, अगर ओके जितना जितना हैवी होगा उतना टकरा के जल्दी वापस आएगा। ठीक है, हैवी की बात कर रहे हैं अपन, तो इसके लिए उन्होंने अल्फा रेस लिया ताकि हैवी रहे तो टकरा के वापस आ जाएंगी। तो उसका उनका अजम्पशन यही था कि ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस वापस आने वाली हैं। ठीक है, उनका अजम्पशन था, क्योंकि ये अजम्पशन उन्होंने लगाया था थॉमसन जी के मॉडल को देखकर।
ठीक है, तो उस हिसाब से ये अजम्पशन लिया, इसके उन्होंने अल्फा पार्टिकल रेस लिए। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब टकराएगा किस पे, कौन क्या है ऐसा, तो उन्होंने लिया था यहाँ पर गोल्ड फॉइल। क्या लिया था, गोल्ड फॉइल। ठीक है, ओके, गोल्ड फॉइल ले लिया। मेरा रंग भले ब्लू है पर है गोल्ड फॉइल, ओके, दैट इज AU फॉइल। ओके, नाउ अगेन द क्वेरी इज गोल्ड फॉइल क्यों लिया। पहली बात, उस टाइम पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मिलिएबल मेटल मिल चुका था वो गोल्ड था, ठीक है, जिसको हैमर मार मार के एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। और उस टाइम इन्होंने ये शीट बहुत पतली ली थी, मतलब कि ये शीट जो थी वो तकरीबन 100 नैनोमीटर जितनी ही थिक थी, दैट्स इट, ठीक है, मतलब बहुत पतली थी। तो बहुत पतली शीट ली, मतलब अगर मैं ये बोलूँ तो शायद हमारा एल्यूमिनियम फॉइल भी अभी जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो भी थोड़ा थिक होगा इसके मुकाबले। तो वो इतना पतला शीट था, पहली बात। और दूसरी बात कि उस टाइम पे हैवी मेटल, ठीक है, हैवी नोबल मेटल की अगर बात करते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, वो गोल्ड था। तो ये दो रीज़न की वजह से गोल्ड को लिया गया। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होगा ये टकराएगा, तो देखो ना हमें रेज नज़र आ रही हैं ना कुछ नज़र, तो अपने हमें पता क्या चलेगा टकरा रहा है और उसका इफेक्ट कहाँ पे पता चलेगा। तो बट अब एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, आजू बाजू एक कंप्लीट, ठीक है, इस तरीके से स्क्रीन लगा दी, ठीक है, स्क्रीन लगा दी। अब स्क्रीन का सीधा बात है, आपको समझ आ चुका होगा, रेज आएगी टकराएगी स्क्रीन से तो चमकेगी, तो जहाँ जहाँ चमक होगी वहाँ पता चल जाएगा अपने को कितनी रेज गई है, ठीक है, क्लियर इतना। ओके, बाय द वे रेज को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ डिवाइस भी रखे गए थे, बट आपके टेक्स्ट में तो कुछ है नहीं, इसमें बता नहीं रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से था। अब क्या हुआ, अब जैसे कि रेज जा रही हैं, ठीक है, ये रेज जा रही हैं ना। अब जो बात थी ना, ठीक है, जो जो उन्होंने देखा वो तो लाइक इट वाज अमेज, मतलब उनके दिमाग में क्या था, उनके दिमाग में ऐसा था कि एटम पूरा फुलफिल्ड है, जैसे थॉमसन जी ने बोला है रेज जाएंगी वापस आ जाएंगी, ठीक है, कोई मतलब ज़्यादा कुछ मिलने नहीं वाला। उनके दिमाग में यही था कि भाई देखो ये मेरा गोल्ड फॉइल है, ठीक है, और ये मेरा अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल जाएगा टकरा के वापस आ जाएगा, जाएगा टकरा के वापस आ जाएगा। क्यों, पहली बात तो ये है, ठीक है, पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने क्या बोला, थॉमसन जी ने, सुनना मेरी बात को ध्यान से, थॉमसन जी ने क्या बोला कि पूरा का पूरा जो हमारा एटम है ना वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। और ये जनाब जी ने क्या लिया, अल्फा स्कैटरिंग लिया, ठीक है, रुदरफोर्ड जी ने क्या लिया, अल्फा स्कैटरिंग वाला लिया, मतलब अल्फा लिया। अल्फा क्या होता है, हीलियम, और अल्फा खुद में ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, अल्फा जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आप खुद सोचो, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का एटम लाइक गोल्ड, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला रे जब जाएगा तो रिबाउंड हो जाएगा ना, ठीक है, फिर से वापस आ जाएगा क्योंकि रिपल्शन कॉज करेगा, बताइए समझ में, ठीक है, ये गया वापस आ गया क्योंकि रिपल्शन कॉज हो रहा है। तो सीधी सी बात हमको ऐसा था कि भाई मैं रेस पास करूंगा और सारी सारी रेस जो है वो ऑलमोस्ट वापस आ ही जाएंगी। बट जब उन्होंने रेस पास की, ठीक है, और जो उनको रिजल्ट मिला वो आश्चर्यचकित रिजल्ट था। क्या था, ठीक है, अब रिजल्ट ये था यहाँ पर, ओके, मैं अलग से एक थोड़ा सा छोटा फिगर बना देती हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं इस गोल्ड फॉइल की जगह पे एक एटम कंसिडर कर लेती हूँ, ये एटम, ठीक है, चलो फाइन। अब ये सोर्स है, ये रेडियम वाला, और यहाँ से पार्टिकल्स जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने ये देखा कि जब पार्टिकल्स यहाँ से जा रहे हैं ना, ठीक है, सारे के सारे सीधे सीधे से जा रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे सीधे जा रहे हैं, ऐसे करके सीधे 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 जा रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स, ठीक है, उनको मिले, एक और बना दूँ, ठीक, कुछ पार्टिकल्स उनको मिले जो सीधे सीधे जा जाकर अपना एंगल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, सीधे जा जाकर अपना एंगल चेंज कर रहे हैं, जाके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जाके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और एक रे उनको ऐसी मिली, एक क्या मतलब एक ज़्यादा ही, बट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जहाँ पे वो जा रही है और सीधे वापस आ रही है, मतलब इसी डायरेक्शन में जा रही, इसी डायरेक्शन में वापस आ रही है, दैट इज कैसे, ठीक है, ये रे गई और सीधी पीछे की तरफ आई 180 डिग्री के अंदर ही, ठीक है। इस तरीके से उनको 3 अलग अलग टाइप की रेज मिली। क्लियर हुआ, बात पता चली, ठीक
ठीक है। अब आप सोचो कि आप क्या सोच के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। ये ऑब्जर्वेशन ने ना उनको बिल्कुल ऐसे परेशान कर लिया कि ये क्या बात हुई। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बताई हमें। तो हम पहले लिखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या किया उन्होंने। तो पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अब ये मोस्ट ऑफ मैं बता रही हूँ 99.9% ये उनका मोस्ट ऑफ था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, कहीं पे कुछ नहीं कहीं पे नहीं मुड़ रही है, ठीक है, बिल्कुल सीधे 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 जा रही हैं। एक ये पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट था उनका वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट्स विथ सम स्मॉल एंगल, ठीक है, विथ स्मॉल एंगल। अब डिफ्लेक्ट तो हो रही है, ठीक है, बट जैसे ये ब्लू वाले पे ध्यान देना, ये गई आई और थोड़ा यूँ डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, यूँ सीधे से रही है, यूँ सीधे से जा रही है और सडनली अपना रास्ता बदल दे रही है, ठीक है, यूँ सीधे सीधे जा रही है और अपना रास्ता बदल दे रही है। तो इस तरीके से अपना रास्ता जो है वो बदल दे रही है, तो डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, बट थोड़े स्मॉल एंगल से हुआ। और उन्होंने क्या बोला, वेरी फ्यू मतलब कि देखा जाए तो ओनली 1 in 2000, ठीक है, मतलब अगर 2000 रेस पास की होंगी उन्होंने अल्फा पार्टिकल, तो उसमें कोई भी सिर्फ एक ही रे, ओके, रिफ्लेक्टेड या बाउंस बैक विथ 180 डिग्री एंगल, ठीक है, 180 डिग्री से सीधे जा रहे हो, सीधे आ रही है, मतलब आप समझो कि एक आधा ही वापस आई, ठीक है। तो ये 3 उनके ऑब्जर्वेशंस थे। बात समझ आई बेटा, क्लियर हुआ, ठीक है। आप खुद सोचो, इसको एक कहानी की तरह समझो और आप खुद सोचो कि आप उस जगह पे हो और आप क्या सोच के बैठे हो कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, और आपने जो देखा वो तो बिल्कुल अलग ही देखा आपने। तो इतनी सारी रेस पास हो रही है, ठीक है, इतनी सारी रेस गोल्ड फॉइल सीधी सीधी जा रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो हम यूँ कर सकते हैं कि सारी की सारी रेस जो है वो देखा जाए तो यूँ स्ट्रेट ही जा रही है, ओके, यूँ स्ट्रेट जा रही है और स्ट्रेट जाकर वो स्क्रीन से टकरा रही हैं और अपने को ग्लो होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ रे जो है, ओके, कुछ रे जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं स्मॉल एंगल से यहाँ पे जाके, ठीक है, कुछ रे जो हैं वो यूँ जाके डिफ्लेक्ट हो रही हैं, दैट्स इट, ठीक है। और एक आधा ऐसी रे जो है वो गई जाकर, ठीक है, वापस उसी जगह से मूव हो गई। समझ आई पॉइंट्स अभी है। आई होप मैंने आपको क्लियर कर लिया कि गोल्ड फॉइल का क्या मतलब था और बेसिकली एटम के अंदर वो किस तरीके से उसको देख रहे हैं। क्लियर हुआ। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखा, तो बट ऑब्वियसली इन ऑब्जर्वेशन में तो कंक्लूजन तो करेंगे ना, आज अपने एक्सपेरिमेंट का आप कंक्लूड तो करोगे कि अब मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि एटम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब उनका कंक्लूजन क्या था, तो पहला इतना लिख दीजिए, मैं एक पोर्शन अब कर लूँगी, फिर हम कंक्लूजन की बात करते हैं। अब बेटा क्या कंक्लूजन था, आइए देखते हैं यहाँ पर। कंक्लूजन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, देखो अब आप देख सकते हो कि मैक्सिमम रेज जो है वो क्या जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। अब स्ट्रेट का मतलब क्या है कि रास्ता खाली है, ओके। आज कोई रास्ता खाली होगा तो आप सीधे से चले जाओगे ना, ओके। तो जो थॉमसन जी ने कहा था कि पूरा भरा हुआ है पॉजिटिव से, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं, ठीक है। अगर रेस सीधी सीधी पास कर रही है, इसका मतलब कि जगह पूरी की पूरी खाली है। तो यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं दैट एटम हैज़ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, काफ़ी अच्छी खासी एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर, ठीक है। एक ये कंक्लूजन आ सकता है क्योंकि सारी की सारी रेस स्ट्रेट जा रही है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ओके। एक और कंक्लूजन हम बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं इसको देखकर कि देखो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ये सीधी जा रही है और रास्ता चेंज कर रही है, सीधी जा रही है और रास्ता चेंज कर रही है, ठीक है। इसको देखो, अगर मैं इसको दिखाऊं तो जैसे कि ये अपना एटम है, ठीक है, ये रेस, हाँ ये रेस जा रही है ऐसे, जब रेस यूँ नज़दीक से जा रही है ना, ठीक है, नज़दीक से जा रही है तो यूँ रास्ता बदल दे रही है, ठीक है। यूँ रेस आई, सीधी 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 आई, रास्ता बदल दिया। अब रास्ता क्यों बदलेगी,
रास्ता इसके लिए बदलेगी क्योंकि जो हमारी रेज है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन ईच अदर। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गई कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो वहीं कहीं मौजूद होगा जिसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है। बात आई समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम प्रोटॉन कहेंगे, ओके, इज प्रेजेंट विद इन द एटम, एटम के अंदर ही मौजूद है। ओके, समझ आया? ओके, अब क्या वो कह रहा है, एक और हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं भाई, जब हमारी एक रे ऐसी है जो जा रही है और 180 डिग्री पे वापस आ रही है, ठीक है, जा रही है और टकरा के वापस आ रही है। अब अल्फा पार्टिकल तो हमने इसके लिए तो बहुत हैवी है, ठीक है, तो अगर वो हैवी है और हैवी होने के बावजूद भी टकरा के वापस आ रही है, इसका मतलब कि एटम के अंदर जो मास है एटम का वो वहीं लाई करता होगा विच इज़ द हैवीएस्ट वन, ठीक है, वो एटम का पूरा हैवी पोर्शन वहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं दैट मास ऑफ द एटम लाई एट द सेंटर पॉइंट, at the center point, okay, due to which the alpha particles bounce back at 180 degree, ठीक है। तो most of the atom, या sorry mass of the atom lie at the center point, center पे ही lie करेगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के अंदर है, ठीक है, जो मास है एटम का वो उसके सेंटर पोजीशन पे है। तो अगर, ठीक है, अब इस देखो, ये था हमारा थॉमसन जी का मॉडल, ठीक है, जो बेसिकली ये था कि पूरा का पूरा स्फीयर कम्प्लीटली फिल्ड है। तो बेसिकली अब ये वाला जो मॉडल है वो इस तरीके से आ गया कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा स्फेरिकल है, ठीक है, और ये जो पूरा जो वजन है ना, जो पूरा जो फिल्ड है वो एक्चुअली पूरा फिल्ड नहीं है, ठीक है, बस इतना सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना सा ही पोर्शन है जो फिल्ड है। तो अगर हम इस चीज़ को सही माने और ऐसे अपन अज्यूम करें जो रदरफोर्ड जी ने अज्यूम किया था, तो अपन बोल सकते हैं कि सारी की सारी रेज जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो रही है इसको देखकर। दूसरी पॉइंट क्या थी कि कुछ ही जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब कि जो, ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ, इसका मतलब कि जो रे इस सेंटर्स के नज़दीक आएगी तो वो डिफ्लेक्ट कर लेगी बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा और ये जो प्रोटॉन होगा, ठीक है, डिफ्लेक्ट करेगी। और जो रे सीधी आएगी, ठीक है, तो ये बहुत हैवी मास है और ये खुद भी हैवी है, तो टकरा के क्या हो जाएगी, फिर से बाउंस बैक करेगी, फिर से पीछे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से एटम जो है वो कैसा हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस एम्प्टी है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के अंदर है, तो ये एटम के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से अपन को ये रिपल्जन दिख रहा है, डिफ्लेक्शन दिख रहा है रेज का। और जो मास है एटम का, वो एटम का मास जो है वो सेंटर में लाई करता है क्योंकि वो उसी एंगल से जो है वो पीछे की तरफ वापस आ रही है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये रदरफोर्ड जी ने दिया था। बात समझ आई अच्छे से, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ये कुछ कंक्लूजन जो है वो रदरफोर्ड जी ने निकाले, काफ़ी सही थे। और बेसिकली जैसे रदरफोर्ड जी का ये एक्सपेरिमेंट बाहर आया ना, थॉमसन जी के मॉडल जो है वो रिजेक्ट किया गया क्योंकि बट ऑब्वियसली थॉमसन जी ने जो मॉडल दिया था विच वॉज अ थियोरेटिकल मॉडल, ठीक है, वो रदरफोर्ड जी के एक्सपेरिमेंटल मॉडल के साथ मैच नहीं कर रहा था। और सीधी बात है, हम लोग एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे रदर देन द थियोरेटिकल वन। तो इसके लिए रदरफोर्ड जी के मॉडल के हिसाब से थॉमसन जी का मॉडल रिजेक्ट हो गया। बट देखिए, खूबी और खामी सब में होती है, ठीक है। तो ये सारी खूबियाँ जो है वो रदरफोर्ड जी ने बताई एटम को लेकर, बहुत अच्छी बात है। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स और थे, ठीक है, जो रदरफोर्ड जी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे और वो इस थ्योरी का या इस एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक कहलाता है। क्या है बता रही हूँ मैं, पहले इतना नोट डाउन कर लो। सो नाउ रदरफोर्ड जी के ड्रॉबैक्स क्या थे वो देख लेते हैं हम लोग। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब क्या था, सबसे पहली बात, मैंने इतनी सारी डिस्कशन किया आपके साथ इस मॉडल को लेकर, शायद ये चीज़ आपके दिमाग में भी आई होगी कि मैम आपने जो बता दिया हम समझ गए कि यहाँ पे प्रोटॉन होगा और हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ सुन चुके हैं कि प्रोटॉन का मास जो है वो काफ़ी हैवी होता है, तो हम क्लियर है।
बट इन सब में आपने इलेक्ट्रॉन की तो चर्चा ही नहीं की, और यहाँ पे रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आया क्योंकि मैंने चर्चा नहीं की, इसका मतलब रदरफोर्ड जी ने बताया नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया रदरफोर्ड जी ने, तो बेसिकली नहीं बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया, इसके लिए स्टेबिलिटी जो है ना, ठीक है, वो नहीं बता पाए, जबकि थॉमसन जी स्टेबिलिटी बता पाए थे। ठीक है, थॉमसन जी का मॉडल क्या था, वो स्टेबल तो बता रहा था कि ठीक है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम अमाउंट में हैं, इसके लिए हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल है और स्टेबल है। बात समझ में आई? तो वो चीज़ उन्होंने थ्योरेटिकली से बताई तो ज़रूर, बट यहाँ पे ये चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव तो हुई नहीं। ठीक है, तो जो पहला ड्रॉबैक था दैट मीन्स ही वॉज फेल्ड। ओके, रदरफोर्ड जी जो है फेल हो गए, ही वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, एटम कितना स्टेबल है उसके बारे में वो नहीं बता पाए थे। ओके, दूसरा क्या हुआ, देखो दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्या बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अब इन्होंने कैसे बोला कि ये न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे आ गया, सॉरी अभी उसके बारे में बात करनी है, जो मास है वो सेंटर पे आ गया। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उस सेंटर के इर्द गिर्द जो है वो घूमेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये बोला। तो क्वेश्चन शुरू हो गए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन तो होगा ही ना। ठीक है, क्योंकि एनर्जी, तो कोई भी चीज़ जब इतना ज़्यादा घूमेगी 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 तो सीधी सी बात है वो थक जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी को रेडिएट करेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जब थक जाएगी, मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी, तो वो फॉल डाउन हो जाएगी। ठीक है, आज तुम समझो कि आपको स्कूल में पनिशमेंट दिया जा रहा है, तुम लेट पहुंचे हो। ठीक है, आपको बोले कि चलो ग्राउंड के अंदर चक्कर लगा दो, ग्राउंड पूरा सर्कुलर फॉर्म में ग्राउंड है। ठीक है, आपको बोला कि चक्कर लगा दो, अब तुम चक्कर लगाओगे जब तक मैं बोलूँ नहीं कि तुमको रुकना है, दैट मीन्स कि आप चक्कर लगाए जा रहे हो लगाए जा रहे हो लगाए जा रहे हो। अरे एक टाइम आपके वो पीटी सर जो है वो ना बोले, बट आप थक तो जाओगे। ठीक है, और आप थक कर क्या हो जाएगा, फॉल डाउन। ठीक है, आप ग्राउंड पे ही गिर जाओगे, सही ना। तो अगर आप सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा 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 तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी, तो जब वो एनर्जी रिलीज होगी तो भी थक जाएगा और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो अगर वो न्यूक्लियस में गिर गया तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं, वो तो इसके अंदर मर्ज हो गया। ठीक है, जब मर्ज हो गया तो फिर एटम तो स्टेबल हुआ ही नहीं ना। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा फिर तो, क्योंकि प्रोटॉन में ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का तो अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो जो थॉमसन जी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नंबर के होने चाहिए, तो यहाँ तो वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। ओके, अगर हम ये बोले कि ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, होगा इतना टाइम, पर इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिरने के लिए पता है मात्र 10⁻⁻8 सेकंड्स लगते हैं। कितने? 10⁻⁸ सेकंड्स, मतलब कि 1/10⁸ सेकंड, मतलब कि 0.0000000 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इतना टाइम लगेगा, सिर्फ इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल डाउन होने से। दैट मीन्स कि ये तो एटम बचा ही नहीं। ठीक है, ये तो ब्लिंक, ठीक है, आपने आँख ही पलक झपकाई और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर गया। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और वो उनका दूसरा और मेजर ड्रॉबैक था, वो उनका मेजर ड्रॉबैक था। क्या था, मैं लिख देती हूँ। ही वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन the stability of electron, okay, as he suggested that electron revolve around the nucleus। अब यहाँ पे नया वर्ड आया है न्यूक्लियस, हालांकि हमें पता है बट उस टाइम पे ये चीज़ नहीं पता थी, अब ये कैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, बट अब ये जो पॉइंट आया क्वेश्चन का, ठीक है, बट अ पार्टिकल इन अ मोशन, अगर कोई पार्टिकल मोशन में होगा, ओके, लूजेज एनर्जी, वो अपनी एनर्जी लूज कर लेगा, ओके, एंड इवेंचुअली फॉल डाउन, और फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा।
eventually fall down. So electrons also lose energy and fall in the न्यूक्लियस या फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसके अंदर गिर जाएगा इसका मतलब कि एटम तो स्टेबल हुआ ही नहीं, ठीक है। ये उनका मेजर ड्रॉबैक था। ओके, अब जैसे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस क्या है। अब रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो हुआ ये, ठीक है, ये बेसिकली डिस्कवरी भी साथ साथ हो गया न्यूक्लियस के बारे में। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यहीं से आया, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली जो ये सेंटर में, ठीक है, जो मास है, तो उन्होंने उसको इसको टर्म दे दिया न्यूक्लियस, दैट्स इट, ठीक है। अभी तक हमें यही पता है कि इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की चर्चा नहीं हुई है। और आपने वीडियो देखा होगा मेरा जहाँ पे मैंने डिस्कवरी न्यूट्रॉन की बात की, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था 1932 में, ठीक है। ये हम चर्चा करें 1911 की, मतलब आप समझ लीजिए कि अभी तक जो है ना न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। तो बेसिकली न्यूक्लियस इज नथिंग बट द प्लेस, ओके, वो घर जहाँ पे प्रोटॉन रहता है, ठीक है। तो उनके हिसाब से ये था, इट इज़ द प्लेस वेयर द, या प्लेस ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स है ना, ठीक है। तो जहाँ पे प्रोटॉन्स रहते हैं उस घर को, ठीक है, उस आशियाने को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। तो न्यूक्लियस यहाँ से आया, बात समझ में आई, ठीक है। ये तकरीबन कहीं ना कहीं जो सोलर सिस्टम से रिजेंबल कर रहा था, ठीक है, कि सोलर सिस्टम में उस टाइम पे ये पता था कि सन जो है वो बीच में है और प्लैनेट्स जो है वो उसके इर्द गिर्द यूँ घूमते रहते हैं, तो थोड़ा उसके साथ रिजेंबल कर रहा था। बट अभी ये हकीकत में क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। हमें 11th में है तो, बट ऑब्वियसली डीप में जाना है हमें, इतना छोटा छोटा तो करना ही नहीं है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। आप पहले इसको लिख दीजिए। ना बेटा, एक और चीज़ बतानी रहेगी मेरे को, जो मुझे पॉइंट बतानी है वो ये है कि ठीक है, अपन को ये तो पता चल चुका है कि ये हम एटम के तौर पे देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये बेसिकली, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पूरा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एज पर द सजेशन ऑफ द रदरफोर्ड, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तो अपन समझ चुके हैं। ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट कि इनकी साइज़ के बारे में क्या है, कुछ तो पता होना चाहिए इनके साइज़ के बारे में। तो एक्सरे एक्सपेरिमेंट की मदद से, ठीक है, एक्सरे एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए। अब कैलकुलेशंस यूँ किया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है, और रेडियस ऑफ एटम जो है वो 10⁻10 मीटर कुछ उनको मिला था। अब ये क्या है मत सोचो, तुम ये सोचो कि तुम्हारा रूम है, ठीक है, ये तुम्हारा रूम है जिस पे तुम बैठे हो, सर्कल वाला रूम है, ठीक है, रेक्टेंगल क्यूबर वाला छोड़ देना भी समझना, सर्कल समझो। और उस रूम में ना आपने बीच में छोटी सी लकोटी रख दी है, क्या बोलते हैं अपन इसको, मार्बल नहीं बोलते, कंचे, ओके, छोटे से कंचे नहीं, यूँ खेलते हैं अपन उसको, ठीक है। तो तुम ये समझो कि तुम्हारा रूम है और ये रूम में तुमने बीच में, ठीक है, एक मार्बल रख दिया है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा रूम है दैट इज़ द साइज ऑफ एटम, और जो तुमने मार्बल रखा है दैट इज़ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। इतना सारा स्पेस है इन दोनों के बीच में, बात समझ आई, ठीक है। ये कैलकुलेशन के तो बताया था और उसी के हिसाब से हम लोग इस वाले मॉडल को लेके चलते हैं। आपने जब 8th 9th में देखा होगा तो आपको टीचर्स इस तरीके से मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करवाते थे एटम्स का, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट द रदरफोर्ड। ओके, अब देखिए रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आया, मतलब कि आगे एक और एक्सपेरिमेंट तो हुआ ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड के इस ड्रॉबैक को किसने करेक्ट किया था और क्या करेक्ट किया था वो अपने को देखना है। सो बच्चों, आज का ये मॉडल जो है वो यहीं पे ही समाप्त करते हैं। हमने 2 मॉडल्स देखे, सेशन आराम से देखना, अच्छे से देखना, उसके बाद टेक्स्ट बुक ज़रूर रीड करना, सारे पॉइंट्स आपके मैच हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है तो डू कमेंट में, मैं आपके डाउट्स जो हैं वो ज़रूर सॉल्व करूँगी। कुछ भी होता है मुझे बताइएगा ज़रूर, और सेशन कैसा लगा प्लीज़ गिव मी द फीडबैक। एंड अगर अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स को चैनल और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में एक नए पॉइंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।